आज 5 सितंबर, तो आज के दिन क्या होता है? आज बहुत स्पेशल दिन है, साल में एक बार दिन आता है, ये 5 सितंबर। जो ये वाला दिन है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्मदिन मनाया जाता है हर साल, और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 में बनाए जाते हैं। उसके बाद ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति ये बनते हैं, और बाकी इनको भारत रत्न भी दिया जाता है सम्मान में। और बाकी चीजें हमारे सर बैठे हैं, गौरव सर बैठे हैं, अभी तुमको ज्यादा एक्सप्लेन कर बताएंगे, उसी के बारे में बताएंगे, 5 सितंबर के बारे में बताएंगे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर से निवेदन है कि सर थोड़ा बताइए बच्चों को। तो ये लगा लीजिए। प्लीज सिट डाउन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, हैप्पी टीचर्स डे का दिन है। और टीचर्स डे के किस लिए मनाया जाता है, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि टीचर्स डे का महत्व क्या है। टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक अध्यापक थे, टीचर थे। उनका जुड़ाव बच्चों से था और बच्चों से काफ़ी लगाव था उनका। बच्चे काफ़ी उनको मानते भी थे और वो हमारे देश के सेकंड राष्ट्रपति भी थे। 1962 में उन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों से अधिक प्रेम करते थे और उनका एक लगाव था बच्चों के प्रति, और बच्चों का उनसे लगाव था। बच्चों ने जब उनका जन्मदिन मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि क्यों ना जो मेरा जन्मदिन है वो जन्मदिन सभी टीचरों के लिए जो है इस दिन मनाया जाए। इसीलिए 5 सितंबर जो कि उनका जन्मदिन है, और इसी जन्मदिन को सभी टीचरों का जन्मदिन, मतलब सभी टीचरों को सम्मानित करने के लिए उनके ही जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे नैतिकतावादी व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज को सुधारने, समाज को बढ़ाने और समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। टीचर्स डे जो है वो सभी शिक्षकों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। लेकिन टीचर्स डे का उद्देश्य क्या है? टीचर्स डे का उद्देश्य ये है कि टीचरों का सम्मान तो आप लोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान करना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन सम्मान करने के साथ साथ आपको उनकी बातों को भी मानना चाहिए। जब आप उनकी बातों को मानेंगे, वो जो आपसे कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं ताकि इस देश के, इस राष्ट्र के व्यक्ति, इस राष्ट्र के बच्चे आगे बढ़ सके। उनके कहे हुए बातों पर ध्यान दें ताकि इस देश को उस दिशा में, उस जगह पे पहुंचाया जा सके जो ये पहले था। जो पहले ये था, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी वर्ग, सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। यहाँ सबको बराबर का सम्मान, सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसलिए है क्योंकि यहाँ लोगों के प्रति एक दूसरे का प्रेम व्यवहार ही उनको जोड़ता है। ये भारत पहले जो विश्वगुरु था, और ये आगे बनाने की जो लोगों का संकल्प है, वो तभी पूरा होगा जब इस देश के, इस राष्ट्र के बच्चे इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये देश आगे चल के पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनेगा। तो टीचर ही इस देश को आगे ले जा सकता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है, अध्यापक ही वो है जो बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी प्रेरणा देता है। टीचर ही बच्चों को समझाता है कि अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे समाज सुधारक कार्य करो, जिससे लोगों को सुविधा मिले, लोगों के लिए काम करो, अपने ही जीवन यापन
के लिए मत सोचो। अगर सब लोग अपने ही बारे में सोचेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये देश अभी तक आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि कुछ लोगों ने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तभी ये देश यहाँ तक पहुँच पाया है और आगे भी ऐसा करना होगा। अगर जिस दिन लोगों ने ऐसा सोचना बंद कर दिया तो ये इस देश को आगे फिर बढ़ाया नहीं जा सकता। यहाँ पर लोगों को बलिदान देने की जरूरत है और बलिदान ज्यादा नहीं, अगर हर एक व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर देश के प्रति थोड़े सा भी कार्य करता है, थोड़ा सा भी जीवन देश के लिए समर्पित करता है, अपना कार्य समर्पित करता है, थोड़ा सा योगदान करता है, तो इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के भरोसे पर इस देश की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है। क्या सभी इस देश की जिम्मेदारी जो है एक व्यक्ति पे छोड़ी जा सकती है? एक व्यक्ति अकेला इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जब तक सभी वर्ग, सभी लोग मिल करके इस देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अकेले के लिए संभव है। इसलिए सबको मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है। और जो हमारी पहली अध्यापिका होती है वो पहले हमारी माता जी होती है। कौन होती है? माता जी। क्योंकि माँ से पहले हम बोलना सीखते हैं। इस देश में सभी लोग पहले घर में कुछ सीखते हैं। कहाँ पे सीखते हैं? घर में। घर में सीखने के बाद कुछ न कुछ छोटे बड़ों से, दादा दादी से, माता पिता से, चाचा चाची से, भैया भाभी से। पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले इन्हीं लोगों से कुछ न कुछ सीखता है। जब वो पढ़ने योग्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर उसका दाखिला विद्यालय में कराया जाता है और उसके बाद फिर आगे का जो मार्गदर्शक होता है वो अध्यापक का होता है। तो हमें जो पहली शिक्षा मिली है, सबसे पहली शिक्षा किससे मिली है? माता जी से। और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो हमें किताबों से पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का मतलब शिक्षा हर जगह हमें मिलती है, हर तरह के लोगों से मिलती है। शिक्षा किताब से ही नहीं मिलती है। जो व्यक्ति हमसे, जो हम लोगों से मिलता है या आप लोगों से जो मिलता है, जो आपके भले के लिए कुछ ना कुछ सिखाए, कहीं ना कहीं वो आपको शिक्षा ही दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको ज्ञान की बातें ही बता रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी ज्ञान की बातें बता जाते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? जरूरी नहीं कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हों, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुके हों, वही हमको सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो व्यक्ति भी हमें सिखा देते हैं जो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं। और वो हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहली चीज तो वो विनम्रता सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कभी कभी एक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, हाई सोसाइटी का व्यक्ति भी अनपढ़ों जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बात करने के तरीके, उसके अंदर विनम्रता नहीं होगी तो वो कैसा जो है दिखाएगा, एक एटीट्यूड उसमें आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति में एक विनम्रता होनी चाहिए, जो सबसे पहले जरूरी बातें हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोग पढ़कर लिखकर जो है आगे चल करके अधिकारी बन जाते हैं, और वो जब कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग उनके पास कोई समस्या लेकर के जाता है तो आप जो है वो अधिकारी उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। तो क्या ये उनके पढ़े लिखे या उन्होंने जो डिग्रियां इकट्ठा करी है, क्या उसका कोई महत्व है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक बुजुर्ग से वो अच्छे से बात नहीं कर पाए तो उनकी डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। जब वो उनके काम नहीं आ सके, उनका काम नहीं किया उन्होंने, और उन्हीं लोगों की वजह से इस देश में अव्यवस्था फैली हुई है। ये देश अगर व्यवस्थित नहीं है तो इन्हीं लोगों से फैली हुई है, क्योंकि ये देश को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम करते हैं। अगर यही जो हमारे अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, भाई ज्ञान प्राप्त किया तभी तो उनको नौकरी मिली है, और नौकरी पा जाने के बाद वो थोड़े से पैसों की वजह से इस देश की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल देते हैं। अगर यही चीज वो सुधार लें तो कहीं ना कहीं भारत एक विश्व गुरु जो बनाने का इसका संकल्प है वो पूरा हो जाए। क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो अधिकारियों की ही हाथ में होती है। जैसे कोई भी काम हो, राजस्व विभाग हो और अन्य डिपार्टमेंट है, कृषि सचिवालय है, तहसील है, ब्लॉक है, जितनी भी योजनाएं आती हैं, अगर वो सही तरीके से वो सारे काम करने लगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित है, टीचरों ने कहीं ना कहीं उनको ज्ञान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ज्ञान का वो फायदा नहीं उठाते हैं, वो भी उन जैसे हो जाते हैं जैसे कि जो व्यक्ति अज्ञानता हो।
उस व्यक्ति के समान हो जाते हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को देखने की प्रकाष्ठा कर रहा हो। टीचर, अब बात करें हम टीचर की, तो टीचर के बारे में जोर देना, टीचर के ऊपर जोर देना ज्यादा जरूरी है। एक अध्यापक ही ऐसा है जो बच्चों को वहां तक पहुंचा सकता है जहां पर वो कभी पहुंच नहीं पाया था। ऐसे ही मैं एक महापुरुष के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश के एक महान पुरुष, महान विद्वान चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने इस देश को अखंड रखने के लिए एक शिष्य तैयार किया, क्योंकि अब उनकी अवस्था हो चुकी थी, वो उस अवस्था में नहीं थे कि उस देश का सही रूप से निर्माण कर सके। तो उन्होंने एक बच्चे को चुना जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस चंद्रगुप्त मौर्य को उसको ऐसा तैयार किया कि जब वो बड़ा हुआ तो उसने पहले छोटे छोटे राज्यों को जीता और इस भारत को अखंड भारत बनाया और भारत को मजबूत किया। क्योंकि चंद्रगुप्त जानते थे, उनको ये शिक्षा मिली थी किससे? अपने अध्यापक से, यानी जो उनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य ने उन्हें बताया कि आज जो देश हमारा है, जो ये देश टूट रहा है, इसको जोड़ने की जरूरत है और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसे शिष्य की जरूरत है जिसके अंदर संघर्ष करने के गुण हो, यानी वो मेहनत कर सके। टीचर तभी उस बच्चे को आगे बढ़ा सकता है जब तक बच्चा मेहनती नहीं होगा। जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक कोई भी टीचर उस बच्चे को वहां तक पहुंचा नहीं सकता जहां तक वो बच्चा पहुंचना चाहता है। बिना मेहनत की कोई चीज संभव नहीं है। क्योंकि एक लाइन भी है हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर परद निशान। जिस प्रकार बार बार रस्सी आती है तो पत्थर जो शिल्प होते हैं वो कट जाते हैं, रगड़ से कट जाते हैं कि नहीं कटते। एक रस्सी, जिससे रस्सी कटनी चाहिए लेकिन पत्थर कट जाता है, क्यों? क्योंकि रस्सी अभ्यास कर रही है आने जाने से। रस्सी को भी चोट लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चोट लगती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार मेहनत कर रही है और मेहनत से वो अपने बाधाओं को काट रही है। काट रही है कि नहीं काट रही? तो रस्सी भी मेहनत करती है तो सिल पर निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसा है, कहने का यही इसका अर्थ है कि आप लोग अगर रस्सी के तरीके से, रस्सी बार बार आती है जब वो पत्थर को काट सकती है अपनी मेहनत से, तो अगर हम भी अगर मेहनत करें, बार बार मेहनत करें, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, ऐसा तो नहीं कि बार बार फेल होंगे। इंसान 2 बार हारता है, 3 बार हारता है, कोई लगातार हारता है, लेकिन एक ना एक दिन आप जीतेंगे। अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी तो आप ना एक दिन जीतेंगे। और मेहनत करते रहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज हासिल होने वाली नहीं है। इस देश में हार कर बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आपने हार मान ली तो वही आपके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और अक्सर लोग हार वहीं मानते हैं जहां पर वो पहुंचने वाले होते हैं। आपने देखा होगा, जब वो पहुंचने वाले होते हैं, उनका जब लास्ट टाइम आता है, जो वहीं पे संघर्ष कर ले जाता है वही जीतता है। जो वहां रहकर थक गया, वहां पहुंच करके थक गया, फिर वो जीत नहीं सकता है। ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे हमारे देश के एक साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो कहीं ना कहीं उनकी भी हिस्ट्री संघर्ष से भरी हुई है। वो भी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनके पास भी पैसे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पढ़ने का उनके अंदर हुनर था। पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना घर में लैंप था, ना जैसे पहले के समय जो लालटेन यूज की जाती है पढ़ाई के लिए, वैसी भी सुविधाएं उनके पास नहीं थी, तेल भी नहीं था। तो वो जो रोड के किनारे रोड लाइट लगी होती थी, वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे। तो उन्होंने जब इतनी मेहनत की है अपने उस मुकाम पे हासिल करने, वो भी फेल हुए। उनका सपना इंडिया में जाने का था, वहाँ फेल हुए, आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन एक ऋषि के उपदेश से उन्होंने वहाँ से लौट आए और फिर से अपनी मेहनत की ओर बढ़े, प्रयास किया। और शायद उनका कहीं और लिखा था, किस्मत के भरोसे बैठा नहीं जा सकता, कि बैठ सकते हैं आप। किस्मत के भरोसे अगर आप बैठेंगे कि किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, तो अगर किस्मत में लिखा हो तो आप खाना ना खाएं, हो सकता है शाम तक कोई किस्मत आके खिला सकता है, नहीं। तो किस्मत के भरोसे जब तक आप तोड़ करके खाना नहीं खाएंगे तब तक आपके मुंह में निवाला नहीं जाएगा। तो उसी तरह किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। किस्मत जहां लेके जाने होगी तो लेके जाएगी, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, हमें बार बार मेहनत करते रहना। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, कभी ना कभी तो सफल होंगे। और अगर सफल नहीं भी हुए
तो कम से कम हमने लड़ाई तो की, हमने लड़ाई तो की है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर प्रण को तोड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर जिनके जीवन में युद्ध नहीं है, युद्ध का मतलब समझते हैं, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है वो युद्ध नहीं, जो हम मेहनत कर रहे हैं ये भी एक युद्ध है, जो हम मेहनत कर रहे हैं ये भी एक युद्ध है। युद्ध है कि नहीं है? रोज सुबह उठते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, स्कूल आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, घर पे जाते पढ़ते, तो ये युद्ध है कि नहीं? डिसिप्लिन है कि नहीं है? शाम को 6 बजे बैठ करके पढ़ना है, किसी भी तरीके बैठ करके पढ़ना है। अगर 6 बजे कोई काम है तो उसको जल्दी करना है, लेकिन 6 बजे पढ़ने बैठना है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा युद्ध ही है, हमारा एक टास्क है जिसको हमें पूरा करना है। जैसे आप सपना देखते हैं, कोई सपना देखता है कस्टम विभाग में जाने का, कोई सपना देखता है यूपीएससी में आईएएस बनने का, कोई सपना देखता है आईपीएस बनने का, कोई सपना देखता है लेखपाल बनने का। तो कहीं ना कहीं उस टास्क को अगर पूरा करना है तो उस चुनौती को स्वीकार करना होगा, मेहनत करना होगा। और नहीं मैंने 2 लाइन में आपको बताया है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं। जिनके जीवन में युद्ध नहीं है उनका जीवन बेकार है। वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। कुछ लोग खेलों में अपना जीवन गांव में ही खेल करके व्यतीत कर देते हैं। खेलना है तो ऐसे खेलो कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी तरह बनो, क्योंकि इस देश में खिलाड़ियों को भी कमी है। खिलाड़ी चाहे आप खेल में जाएं, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, लेकिन जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में टास्क रहना चाहिए। उस जगह पे आप जहाँ पे आपने संकल्प लिया वहाँ पर आपको पहुँचना है और बार बार प्रयास करना है। और जब नहीं पहुँच पाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन प्रयास बंद नहीं होना चाहिए। एज निकल जाए तभी छोड़ना है, जब तक एज है तब तक लड़ते रहना है। कहने का मतलब है टास्क जब तक आपके पास एज है तब तक तो टास्क के लिए लड़ना ही लड़ना है, पूरा ही करना है अपने संकल्प को। जब एज निकल जाएगी तब देखना है, लेकिन तब तक के लिए हार नहीं मानना है। तो हमने बताया कि इस देश को अगर कोई बढ़ा सकता है आगे तो वो अध्यापक है। और शिक्षा जो कि हम आज टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे में सभी गुरु आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। और मैं उन सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैंने आपको सिखाया। जो मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त की वही मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं ही आपका गुरु नहीं हूँ। जो भी आपके जीवन में आपको सही रास्ते पे ले जाने का कार्य करते हैं वो सभी आपके गुरु हैं, और सभी का आप लोग सम्मान करें। सम्मान एक दिन नहीं होना चाहिए कि एक दिन पैर छू लिए, एक दिन सम्मान कर लिए। सम्मान का मतलब होता है आप सम्मान थोड़ा सा भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जो गुरु कहते हैं, जो काम करने के लिए कहते हैं, जो कार्य करने के लिए कहते हैं, जो पढ़ने के लिए कहते हैं, कहीं ना कहीं उस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। क्योंकि जब तक इस देश के बच्चे मजबूत नहीं होंगे तब तक इस देश की मिट्टी और इस देश के भविष्य, जो ये मिट्टी है इसका नाम जो हमें ऊंचा रखना है। भारत की मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी जो है वो तहसीर है। पहले के जो लोग बच्चे यहाँ पैदा होते थे वो कहीं ना कहीं इस देश को उभारने का कार्य करते थे, लेकिन आज के जो बच्चे जन्म लेते हैं कहीं ना कहीं उस देश में जन्म लेने के बाद गेम खेलते हैं मोबाइल में, फ़ोन में, तो वो नहीं करना है। इस देश की मिट्टी की तहसीर ऐसी है कि यहाँ बच्चे महाराणा प्रताप जैसे पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी जैसे पैदा हुए, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए, इशफाक उल्लाह खां जैसे लोग पैदा हुए। ये उस देश की मिट्टी है। आजकल इस मिट्टी के जो लोग, जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो भटक रही है अपने रास्ते से। अपने संकल्प से भटकना नहीं है। जब तक हम अपने संकल्प पे नहीं आएंगे तब तक हम इस देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, टीचरों के प्रति सम्मान रखा, और इसी तरह आप सम्मान करते रहें और टीचर के दिए हुए बातों को समझते रहें और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।